अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज आपने अपना दिन एक भरपूर एनर्जी के साथ शुरू किया होगा। हमारी दुआ है कि आपका दिन खुशगवार गुजरे और आज हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नावल ओ गर्ल यू आर माइन की एपिसोड 23, जिसको आपके लिए तहरीर किया है सैयदा रुबाब ने। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। सुबह तुलू होने के बावजूद कमरे की खिड़की पर लगे भारी पर्दे सूरज की किरणों को अंदर आने से रोके हुए थे। असफी की आंख खुली तो नीम तारीकी में डूबे कमरे में उसे अपने बहुत करीब किसी के वजूद का एहसास हुआ। तो उसने पहलू में निगाह की और फिर कुछ सानिये देखकर समझने की कोशिश की। मीनू उसके बहुत करीब थी और असफी की बाहों के हसार में गहरी नींद में थी। उसे इस कदर करीब पाकर असफी पल भर को तो उसके सहम में ऐसा गुम हुआ था कि इस हकीकत को और करीब से महसूस करने के लिए दिल किसी जसारत रुख जाने लगा था। लेकिन अगले ही पल उस कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल आते ही दिमाग ने दिल को सरजंश करते हुए खामोश करवा दिया था। जब भी असफी ने हवासों में आते ही झट से अपने बाजू को उठाया जो मीनू के ऊपर था, और अगले ही लम्हे उसने बहुत एहतियात से उसके सर के नीचे मौजूद अपने बाजू को सिरका कर धीरे से खींच लिया और फट से वहां से उठते हुए सामने सोफे पर जा बैठा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैंने तो उसे यकीन दहानी कराई थी कि कॉन्ट्रैक्ट की शराइत पर अमल दरामद करूंगा, फिर ये सब। लेकिन मीनू मेरे इतने पास कैसे? असफी को कुछ याद नहीं आ रहा था कि उनमें ये कुर्बतें कैसे बढ़ीं। रात में भी थकावट और नींद के जेर असर मीनू को जवाब देता गया, लेकिन अभी तो उसे कुछ भी याद नहीं था, बल्कि उसका सर तो अभी भी भारी हो रहा था। रात उसने सोने से कबल एलर्जी वाली टैबलेट ली थी, इसलिए नींद में टुन था और अभी भी अजीब सी हालत थी। उठ गया आप? वो सर को दोनों हाथों में थामे यही सब सोच रहा था जब उसे मीनू की आवाज़ सुनाई दी। मैं आपसे नाराज़ हूँ। जानते हैं रात को आपने क्या किया था? इससे पहले कि वो जवाब देता, मीनू ने उठते ही बालों को जूड़े की शक्ल में कैद करते हुए उससे कहा, तो उसने चौंक कर मीनू को देखा। मैंने मैंने क्या किया था रात को?" असफी जो पहले ही सोचो कि घोड़े सर पर दौड़ा रहा था, अब मीनू की बात पर तो दिमाग का फ्यूज फक से उड़ गया और उसे लगा शायद नींद में उसने कोई और जसारत भी कर दी हो। ओह, तो अब आपको ये भी नहीं मालूम कि आपने क्या किया है, या भोले बनने की एक्टिंग कर रहे हैं? मीनू ने बेड से उतरते हुए कहा। वो अब टांगें लटकाए उसके रूबरू बेड पर बैठी थी, जबकि वो सामने सोफे पर बैठे नासमझी से उसे देखे जा रहा था। मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको गलत फहमी हुई हो रही है और सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता आप मेरे इतने करीब कैसे आईं। असफी ने नज़रें चुराते हुए उसकी बात की नफी की थी, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी अपना दिफा करना चाहता था। अब के मीनू ने उसकी बात पर नासमझी से उसे देखा था और उसे एक पल लगा था ये सोचने में कि असफी क्या सोच रहा है और क्या समझ बैठा है। जी नहीं, आपने बहुत गलत किया था रात को। आप अपनी कही गई बात से फिर गए थे। मीनू ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाए हुए उसकी हालत से महसूस होते हुए कहा। क्या मैंने ऐसा कुछ किया था? अब के असफी ने बहुत मासूमियत से उसे देखकर पूछा था, जिसे सच में कुछ याद नहीं था। जवाब में मीनू ने इस बात में सर को हिला दिया था। आई एम रियली वेरी सॉरी मीनू, मुझे नहीं पता मैंने ऐसी हरकत कैसे कर दी, लेकिन आप जो सज़ा तजवीज़ करेंगी मुझे मंजूर है। असफी वहाँ से उठा और अब उसके सामने खड़ा एक्सक्यूज़ कर रहा था। ठीक है, मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट की शराइत को ख़त्म करती हूँ। आप भी तो ऐसा ही चाहते हैं ना? इस बात का अंदाज़ा मुझे रात में हो गया था। मीनू ने मुंह बसोरे हुए कहा। नहीं मीनू, ऐसा नहीं है। शिट यार, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें, मैं बहुत थका हुआ था और एलर्जी की दवाई भी खा रखी थी। फिर कितने दिनों की रकजके के बाद गधे घोड़े बेचकर यूं सोया कि मुझे कुछ भी खबर नहीं थी। ठीक है, मैं आइंदा सोफे पर सो जाया करूँगा, लेकिन इसे पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दें कि मैं आयत करदा शराइ से मुनहरिफ हुआ हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा। असफी उठा और एक हाथ के शिकंजे में अपने बालों को दबोचे हुए पीछे तक ले गया। बात के दौरान कभी उसकी तरफ से दूसरी जानिब रुख मोड़ लेता तो कभी उसे देखता। वो अपनी परेशान हालत को साफ जाहिर कर रहा था। अगर मैं कहूँ कि मैं भी आपकी आयद करदा शराइ से मुनहरिफ हुई हूँ तो?
मीनू ने उसकी बात के जवाब में आज हिम्मत जताकर फिर से बात छेड़ दी थी। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। असफी उसने उसे देखकर सवाल दागा, जबकि उसके चेहरे पर फिक्र और नासमझी के तासुरात नुमाया थे। मैं साइम से मिली थी, इसलिए कि मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहती थी। हमेशा हमेशा के लिए उसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, उसे ख़त्म करके। लेकिन मीनू को वो सब कुछ याद आया तो वह अजियत के आलम में निचला लब कुचलते हुए अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश करने लगी थी, जबकि असफी भी जबड़ा भेजे सख्त अजियत में उसे देखता रहा। आज उसे सच में बहुत गुस्सा आया था जब ही वो रुख मोड़ गया और गुस्से को जब्त करने की कोशिश करने लगा कि वो उसे ये सब करने के बावजूद भी अपने अताब का निशाना नहीं बनाना चाहता था। असफी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत गलत किया, इसलिए मैं अब मर जाना चाहती हूँ। मैं अब मर जाना चाहती हूँ असफी, मुझे पता है आप मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मुझे मर ही जाना चाहिए। काश कि मैं उस रोज़ ही मर गई होती। मीनू तो बिलखते हुए जो उसके मुंह में आता गया कुछ भी सोचे बिना बोलती चली गई। मीनू, जबकि असफी उसकी मौत की तमन्ना करने पर तड़प उठा था। प्लीज़ चुप हो जाएं, कुछ नहीं हुआ। अगर सब कुछ ख़त्म करने के लिए यह आखिरी मुलाकात की थी तो काबिल माफ़ी है, लेकिन वादा करें कि आप आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी, ना ही इन शराइ से मुनहरिफ होंगी। असफी उसके आंसू अपनी पोरों में चुनते हुए जबड़ा भेजे बमुश्किल जब्त ही कर गया और फिर अपनी बात कहकर वहां से जाने को था कि मीनू बेसाख्ता ही उससे लिपट गई थी। मुझे माफ़ कर दें असफी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अब मरकर भी ऐसी गलती नहीं करूँगी, चाहे तो जान से मार दे मुझे। मीनू उससे लिपट कर उसके सीने में मुंह छुपाए जार जार रो रही थी, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं कह सकी थी कि आखिर उस आखिरी मुलाकात में क्या कुछ हो गया था। ठीक है, एक गलती आपसे हुई कि शराइ से मुनहरिफ हुई हैं और रात को मैंने भी यही किया है, तो अब आप इस मुलाकात को वापस पलटा सकती हैं और ना ही मैं इस रात को वापस पलटा कर फिर से आपका एतमाद हासिल कर सकता हूँ। लेकिन आइंदा हम दोनों इन शराइ से मुनहरिफ नहीं होंगे, ओके? असफी ने अपनी नाकर्दा गलती को तस्लीम करते हुए मीनू की पूरी बात सुने बगैर उसे माफ़ कर दिया था और उसे खुद से जुदा करते हुए फिर से उसके आंसू साफ करने लगा था, ये जाने बगैर कि उसकी गलती और गुनाह नाकाबिल माफ़ी है। लेकिन आप आज बल्कि अभी से आज़ाद हैं। आप अपने हकूक़ को जब वसूल करना चाहें कर सकते हैं। मैं नहीं रोकूंगी। मैं तमाम शराइत ख़त्म करती हूँ, बल्कि उस कॉन्ट्रैक्ट को भी। मीनू ने निगाहें झुकाए हुए कहा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो गया? क्या बात है मिसेस असफन, कहीं मोहब्बत तो नहीं करने लगी मुझसे? असफी ने उसके चेहरे को थोड़ी से पकड़ कर ऊपर किया और निगाहों में झांकते हुए आंखों के इशारे से शरारत भरे अंदाज में सफसार करने लगा। हो भी सकती है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी ही बात कहते हुए मीनू के रुखसारों पर हया की सुर्खी इस आधे अधूरे इकरार के साथ फैल चुकी थी। डोंट वरी, 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपको गुमा होने लगा है कि मोहब्बत हो भी सकती है, तो साल गुजरने तक आपको अपना सी कर लूँगा। आपको अपना दीवाना ना बनाया तो मेरा नाम भी असफन कमाल नहीं। असफी ने मोहब्बत पाश निगाहों से उसे निहारते हुए कहा। बस करें, ज़्यादा खुशफहम होने की ज़रूरत नहीं है। मीनू ने वहाँ से हटते हुए वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ाए। कहती हैं तो अभी कुछ अमली मुजाहरा हो जाए, आखिर इजाज़त तो दे ही चुकी हैं आप। असफी ने उसे कलाई से पकड़े यकलख्त अपनी ओर खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी। असफी की कुर्बत पर उसका मखमूर लबो लहजा और उसकी ये बात उसके होश गंवाने को काफ़ी थी। पहली बार हुआ था कि उसका दिल एक अजीब फीलिंग के साथ धड़क रहा था। सब कुछ जिससे वो भागती थी आज उसे अच्छा लग रहा था। असफी ने उसे अपने हसार में लिए हुए उसके सर पर लब रखे और इन लम्हों को महसूस करना चाहा कि उसका महबूब उसके लिए बदल रहा था। आपने रात को कुछ नहीं किया था, बस मुझे लाइट जाने की वजह से डर लग रहा था तो आपने मुझे अपनी पनाहों में जगह दे दी थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था जो सोचकर आप परेशान हो रहे हैं। मैं बस आपको तंग कर रही थी। इत्मीनान रखिए, आप अपनी शराइ से मुनहरिफ नहीं हुए हैं। मीनू अब उसके सहर में गुम होकर उसे मजीद अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। जब ही हकीकत उस पर आश्कार कर गई थी, ये पनाहें हमेशा आपका ही ठिकाना रहेंगी, आखिरी सांस तक। असफी ने बहुत मोहब्बत से कहा, जबकि मीनू ने उससे जुदा होते ही बेसाख्ता उसके लबों पर हाथ रखा था। जिंदगी इस मुख्तसर सरसे में ही इस कदर हसीन हो जाएगी,
असफी फिर से उसे अपने हसार में लिए हुए सोच रहा था, जबकि नहीं जानता था कि इस खूबसूरती के पीछे कुछ तल्ख हकीकतें भी छुपी हैं जिनसे वो नाश्ता है। अब मैं जाऊं फ्रेश होने के लिए, फिर बाहर चल लेना, नाश्ते पर सब वेट कर रहे होंगे। मीनू ने झिझकते हुए उससे इजाज़त मांगी। नो, अभी आज बल्कि इस पर अपनी बीवी मैसर आई है तो कुछ पल उसके साथ गुजार लूं, वरना तो एक दोस्त ही मैसर रहती है जिसके साथ कोई जिसारत करने की सोचूंगा भी तो मेरे कान खींचेगी। असफी ने हनूज उसी पोजीशन में उससे सार में लिए हुए कहा। वो चाहता था कि वक्त यहीं ठहर जाए। कान तो बीवी भी खींच सकती है, बस कोशिश करें कि जैसा रामीन चाहती है वैसा ही करें और दोनों रिश्तों को अच्छे से निभाएं, कि फिर ना तो दोस्त कान खींचेगी और ना ही बीवी। मीनू ने एक अदा से कहा तो असफी खिलखिला उठा। जी बिल्कुल, मिसेस रामीन असफन की जी हुजूरी का ही तो नतीजा है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने में ही तमाम शराइत के साथ बेगम की तरफ से ख़त्म किया जा रहा है। असफी ने भी शोक लहजे में कहते हुए सरगोशी की तो मीनू उसकी बात पर झिप कर रह गई। अब मैं जाऊं? अगले ही पल मीनू ने फिर से वही सवाल दोहराया तो असफी उसे बिना कुछ कहे अपनी बाहों के हसार से आज़ाद कर गया। मीनू मुस्कुराकर उसकी जानिब देखती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई, जबकि असफी बेड पर गिरते हुए आंखें मूंदे इन खूबसूरत लम्हात पर यकीन करने की जुस्तजू में था। नाश्ता भी नैना ने ही बनाया था। आज सब ने नीचे मिलकर ही नाश्ता किया। मामा, मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊं? कश्यप ने झिझकते हुए उनसे पूछा। नाश्ते की मेज पे भी आज नाहिद खामोश खामोश सी खिंची खिंची सी थी, लेकिन कश्यप के सवाल पर चुप नहीं रह सकी थी। लो, सुन लो आपदा, बेटी की बातें। मैं तो कहती हूँ कि जब बालात से रिश्ता तय कर दिया है तो इसकी रुखसती में देर मत करें, शादी कर दो इसकी। कल को वो भी रिश्ते से इनकार कर दिया तो किससे करोगी इसकी शादी? नाहिद ममानी फिर से शुरू हो चुकी थी। नाहिद, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। सफ़ीर साहब ने आपदा के जवाब देने से कबल ही बीवी को खामोश करवाने की कोशिश की। वो नाश्ता अधूरा छोड़कर कुर्सी धकेले गुस्से से उठ गई थी। आपदा ने बहतीरा बुलाया लेकिन वो अनसुनी करती वापस ऊपर चली गई थी। तुम यूनिवर्सिटी जा सकती हो बेटिया, असफी का भी आज एक जगह इंटरव्यू है, तो ऐसा करो, चलो मैं या असद तुम्हें बाइक पर ही छोड़ देंगे। सफ़ीर साहब ने उसे इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन साथ ही साथ उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने की बात भी कर दी थी। उन तीनों के पास अपनी अपनी बाइक थी, लेकिन असफी फ्री नहीं था, इसलिए वो चाहते थे कि वो उनके साथ या असद के साथ चले। इसी लम्हे उसे बालाज की रात कही गई बात याद आई थी। नहीं मामू, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, ख्वामखा आपको तकलीफ़ होगी। कश्यप ने उन्हें मना करने की कोशिश की थी कि इसी दौरान उनकी कॉल आ गई थी। अच्छा बेटा, असद तुम्हें छोड़ देगा, मेरी एक ज़रूरी कॉल आ गई ऑफिस से, अर्जेंट पहुंचना है, एक मीटिंग है और उसकी फ़ाइल मेरे पास है। सफ़ीर साहब तो अपनी बात कहते हुए जा चुके थे, जबकि असद का नाम सुनकर और फिर बालाज का सोच कर ही उसकी तो भूख ही उड़ गई थी। उसने नाश्ते से हाथ खींच लिया था। तैयार हो जाओ, असद छोड़ आएगा तुम्हें, आपदा ने भी हुक्म सादे कर दिया था। असफी भी नाश्ता करते ही इंटरव्यू के लिए निकल गया था, जबकि असद अब उसके इंतजार में बैठा था। असद भाई आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। उसने तैयार होने से कबल एक बार खुद से असद को मना करना चाहा। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें छोड़कर ही ऑफिस जाऊंगा। असद तो ढीठ बनकर वहीं बैठ गया था, जबकि उसके हवासों पर तो बालात सवार था कि अगर उसने उसे असद के साथ देख लिया तो। यही सोचकर उसके हाथ पैर फूल रहे थे। उसने सोचा कि यूनिवर्सिटी जाने का इरादा ही तर्क कर दे, लेकिन फिर सोचा कि अब इजाज़त ली है, ना गई तब भी घर वालों के सामने क्या हुज़ुर पेश करेगी। जब भी वो अच्छी खासी देर लगा कर कमरे से बाहर निकली कि अब तक असद जा चुका होगा, लेकिन वो तो वहीं बैठा था। दूसरी तरफ बालाद उसे कब से कॉल्स कर रहा था, लेकिन उसे मोबाइल साइलेंट पर लगा रखा था, उसे पता ही नहीं चला। वो असद के साथ बाइक पर बैठी यूनी के लिए निकल चुकी थी कि बस स्टॉप से गुजरते हुए गुस्से से भरे हुए बालाज की निगाह नागहां उन पर पड़ी थी, जो इर्द गिर्द निगाह करते हुए उसका नंबर डायल करने में मसरूफ था। एक तो कश्यप ने पहले ही उसकी कॉल रिसीव नहीं की थी, ऊपर से ये मंजर देखकर उसका गुस्सा तो अब सबा हो गया था। उसने भी लम्हे की ताख़ीर किए बिना गाड़ी उनके पीछे दौड़ा दी थी और थोड़ा सा रास्ता तय करने के बाद जहाँ सड़क पर गाड़ियों का रश छट गया था, वहीं उसने स्पीड तेज़ की और गाड़ी उसकी बाइक के सामने जाकर रोक दी। असद ने भी यकलक ब्रेक लगाकर जैसे ही सामने देखा तो बालाज को देखकर उसका पारा भी हाई होने लगा था, जबकि कश्यप
फटी फटी आंखों से सामने गाड़ी से निकलते बालाज को देख रही थी। कश्यप का रिश्ता मुझसे तय हो चुका है, इसलिए अब इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। बेहतर है कि तुम अब इससे दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इससे पहले और आखिरी वार्निंग समझना। बाला जब असद के रूबरू खड़ा उसे शहादत की उंगली का इशारा करने के साथ धमकाता हुआ कश्यप की कलाई थामे आगे बढ़ने को था कि असद ने कश्यप की दूसरी कलाई को थामे उसे रोकने की कोशिश की थी। सिर्फ रिश्ता तय हुआ है ना, वो तो मेरा भी हुआ था, फिर टूट गया। इसलिए बेहतर है कि तुम भी कबल अज वक्त हक जताने से गुरेज करो। और फिलहाल इसकी जिम्मेदारी बाबा और फूफो ने मुझे सौंपी है, इसलिए बेहतर है कि यहाँ तमाशा मत लगाओ और जाओ यहाँ से। असद भी कहाँ खामोश रह पाया था, वो भी इसी की टोन में ही उसे जवाब दे गया। जवाबन बालाज मुड़ा और कश्यप की कलाई को उसकी गिरफ्त में देखकर तो उसका खून ही खौल उठा। फिर कुछ रात का भी उसे असद पर गुस्सा था। जब भी वो आगे बढ़ा और कॉलर से दबोचे हुए उस पर मुक्कों की बारिश कर दी। बालाज प्लीज रुक जाए, खुदा के लिए छोड़ दें उसे। कश्यप हवास खोते हुए अब उसे दुहाइयां दे रही थी और उसने उसे इस बाजू से थामे हुए नफी में सर हिलाया तो बालाज कश्यप को देखकर खुद पर जब्त कर गया। ये सब याद रखना और आइंदा कश्यप से दूर ही रहना। वो कश्यप को कलाई से थामे आगे बढ़ गया था, जबकि असद, जिसकी नाक से खून रस रहा था, जल्द ही वहां इर्द गिर्द तमाशाई बने। कुछ लोग आगे बढ़े और उन्होंने उसे उठने में मदद की। तकलीफ को भुलाए हुए उसने भी बाइक पर बैठते हुए बाइक स्टार्ट कर दी थी। बालाज, वो कश्यप गाड़ी में बैठते ही उसे वजाहत देना चाहती थी कि बालाज ने उसकी बात काट दी थी। चुप, बिल्कुल चुप। बालाज ने सख्त लहजे में बस इतना ही कहा। इससे आगे वो कुछ नहीं बोला था, क्योंकि आज भी वो अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश में था। कश्यप भी उसे इंतहाई गुस्से में देखकर दुबक कर खामोश बैठ गई थी। उसे दोबारा बात करने की कोशिश नहीं की थी, यहाँ तक कि वो लोग यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। वापसी पर पिक करने आऊँगा, मेहरबानी करके फ़ोन उठा लेना। बालाज ने गाड़ी रोकते ही स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे हुए अभी भी उसी लहजे में बात की थी, जबकि वो सामने शीशे से पार देख रहा था। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी घर, आप जहमत मत कीजिएगा। कश्यप ने भी नजर चुराए हुए जवाब दिया और गाड़ी का डोर ओपन करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि बालाज ने उसे बाजू से दबोच लिया। मैंने तुमसे नहीं पूछा इसकी ज़रूरत है या नहीं, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। शौहर हूँ तुम्हारा और तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। बालाज ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। बालाज छोड़े, मुझे कोई देख लेगा और आप ये भूल रहे हैं कि दुनिया की नज़र में हमारा अभी कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलने दें। कश्यप ने अपने दूसरे हाथ की समाज से उसका हाथ अपने बाजू से हटाने की कोशिश की और साथ ही इस नुक्ते पर रोशनी भी डाल गई जिससे वो जानते बूझते हुए भी अनजान बना हुआ था। तो ठीक है, फिर तैयार रहो, आज ही पापा को तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ शादी की डेट फाइनल करने के लिए। फिर तो तुम दुनिया की नज़र में भी मेरी बीवी बन जाओगी, ठीक है ना? बालाज ने भी उसकी बात समझने की बजाय उसे अपने अज़ाइम से आगाह कर दिया था। जब आपको मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती तो फिर मुझे बताने या पूछने की जहमत भी क्यों करते हैं? कश्यप ने भी पहली बार उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल लगा। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात समझ आती है? हाँ, मैंने क्या कहा था रात को तुम्हें कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा बस स्टॉप पर, या फिर तुम वहाँ रुककर मेरा इंतज़ार करना। मैं खुद तुम्हें यूं नहीं छोड़कर आऊँगा। और तुमने मेरी बातों को अनसुना कर दिया और उस असद के साथ बैठकर यूनिवर्सिटी जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अपना मोबाइल निकालो और चेक करो कितनी कॉल्स की हैं मैंने तुम्हें। इस सब के बारे में क्या कहोगी? बालाज भी अब उसी पर निगाहें जमाए हुए उस बाबत सवाल करने लगा जो फिलवक्त करने का वो इरादा नहीं रखता था। मामा ने और मामू ने मुझसे कहा था असद भाई के साथ जाने के लिए। मैंने मना किया था लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। आप क्यों मेरी पोजीशन को नहीं समझते और मुझ पर शक करते हैं? ऐसे में मैं और क्या करती? क्या उन्हें बताती कि नहीं, बालाज बस स्टॉप पर मेरा वेट करें, मैं उनके साथ जाऊंगी? कश्यप ने भी अपनी बात मुकम्मल करके ताज सबसे सर को झटका था। सब समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज ही पापा को भेज रहा हूँ तुम्हारी तरफ। बालाज ने फिर से अपना फैसला सुनाया जिस पर वो अब तक कायम था। बालाज प्लीज़ अभी नहीं, कश्यप ने मल्तजी लहजा अपनाया था। बिलाशुबा आपसे तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करूँगा, लेकिन नाजायज़ ख्वाहिश बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। और बीवी का अपने शौहर से दूर रहने का मुतालबा मेरे नज़दीक एक बिल्कुल नाजायज़ सी ख्वाहिश है जो मैं नहीं पूरी कर सकता। बस अब तुम्हें मेरे पास आना होगा, फिर मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करूँगा। बालाज ने रसान से उसका हाथ थामे हुए अपनी बात कही तो इस बार कश्यप ने कुछ नहीं कहा था।
बल्कि शिकस्त खोरदा सांस लबों से खारिज करते ही वो गाड़ी से निकल गई थी, जबकि वो तब तक वहां खड़ा रहा जब तक वो उसकी नज़र से ओझल नहीं हो गई थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। चिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।